का संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आज सौदा आपका में है जबरदस्त सेल। स्टॉक्स की ये सेल लगेगी। हम आपको बताएंगे कौन से वो शेयर है जिनकी वैल्यूएशन के हिसाब से अभी खरीद के लिए आपके पास है शानदार मौका। लेकिन कमोडिटी बाजार पर हमारी नजर रहने वाली, कमोडिटी बाजार बस खुलने ही वाले हैं। उससे पहले सौदा आपका के सारे एक्शन पर एक आपको क्विक ओवरव्यू दे दें। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा आपके लिए। आइडिया के रिजल्ट्स ने किया है निराश, बेचें या खरीदें बताएंगे आपको। बायोकॉन के नतीजे कर रहे हैं खुश, क्या है खरीदने का ये सही मौका। आईटीसी और केन इंडिया के नतीजे होंगे आज पेश। कहां रखें नजर, क्या हो आपकी रणनीति, लंबी अवधि के लिए कहां है निवेश के मौके, इस पर करेंगे बात अपने मार्केट एक्सपर्ट से। और जैसा कि मैं अभी बता रही थी, सीएनबीसी आवाज पर लगी है जबरदस्त अच्छे शेयरों की सेल, और इस सेल में आपको कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए बताएंगे आपको। साथ ही एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी पर भी होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे कमोडिटी बाजार का। तो आज रुपया राहत की सांस ले रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। $1 की कीमत 67 रुपए 80 पैसे के नीचे आ चुकी है। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में दबाव है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वो कदम राहत भरे उठा सकता है। और इसके बाद हमने देखा है कि सोना बेहद छोटे दायरे में $1100 के पास कारोबार कर रहा है। कल घरेलू बाजार में भी हमने देखा था सोने में करीब 300 रुपए की तेज गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि इसके बावजूद सोने में इस हफ्ते करीब 1% की बढ़त हुई है। लेकिन सोना जरूर अब दबाव के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। अपनी बढ़त को मेंटेन करने में कोशिश कर रहा है, लेकिन दबाव में है। इस बीच अगर कच्चे तेल की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसमें तेजी आई है। हालांकि भाव अभी भी $30 के आसपास, उसके नीचे ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम हल्की तेजी कच्चे तेल में लौटती हुई जरूर देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार करीब 40 लाख बैरल बढ़ गया है, जबकि सिर्फ 28 लाख बैरल भंडार बढ़ने की उम्मीद थी। यानी सोचिए 28 लाख की बात की जा रही थी, सभी कहते हैं 28 लाख बैरल का भंडार होगा, लेकिन ये 40 लाख बढ़ गया है। और इसका असर क्रूड की कीमतों पर हम देखेंगे कि पड़ेगा ही। एलएमई पर बेस मेटल्स का दाम करीब आधे % मजबूत हुआ है। इस बीच हमने देखा है कि इस पूरे हफ्ते कॉपर करीब 2.5% उछल चुका है। अमेरिका में आज आएंगे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े, यहां पर नजर रखनी चाहिए। और एग्री कमोडिटीज में सरसों का दाम 4000 रुपए तक गिर गया है। तो आज घरेलू कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं। नजर डालते हैं कि किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्रूड सबसे पहले कमजोरी के साथ 2040 रुपए का भाव क्रूड एमसीएक्स पर दिख रहा है। 15 रुपए की कमजोरी अभी हमें क्रूड में दिख रही है। लेकिन सोना हरे निशान के साथ आज ओपन हो रहा है। 26,266 के साथ 76 रुपए की मजबूती सोने में हमें दिख रही है। चांदी एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहां दबाव है 34,341 का भाव, 33 रुपए की कमजोरी चांदी एमसीएक्स के भाव में खुलते के साथ। प्राकृतिक गैस आपकी स्क्रीन पर 146 रुपए का भाव, तेजी के साथ हरे निशान पे आज नेचुरल गैस एमसीएक्स की ओपनिंग हो रही है। बेस मेटल्स में सबसे पहले कॉपर है, दबाव के साथ 300 रुपए 75 पैसे के साथ ओपन होते हुए दबाव दिख रहा है कॉपर में। निकल भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए दबाव के साथ खुल रहा है 588 रुपए 40 पैसे के भाव के साथ। 3 रुपए 80 पैसे की कमजोरी हमें निकल में दिख रही है। एल्यूमिनियम भी क्लियरली दबाव के साथ ही आज खुलता हुआ। लेड में भी वही दबाव आगे बढ़ रहा है 111 रुपए 15 पैसे के भाव लेड एमसीएक्स पर खुलते के साथ। और जिंक भी 101 रुपए 80 पैसे के साथ लाल निशान पर ओपन होते हुए, यानी सारे ही बेस मेटल्स आज लाल निशान में ओपन हो रहे हैं। लेकिन एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हरे निशान के साथ, सोया ऑयल भी हरे निशान पर खुलते हुए 604 रुपए 60 पैसे का भाव सोया ऑयल एनडीएक्स पर आपके सामने है। तो सारे बेस मेटल्स में हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन एग्री कमोडिटीज हरे निशान के साथ खुल रहे हैं। चना भी आज तेजी के साथ 4,824 का भाव, 13 रुपए की मजबूती चने में देखने को मिल रही है। ग्वार की बात करें तो ये भी आज 19 रुपए की मजबूती के साथ खुल रहा है, 3,164 का भाव ग्वार सीड एनसीडेक्स पर खुलते के साथ। चीनी दबाव के साथ है 3,175 का भाव, 3 रुपए का दबाव है। तो मिला जुला रुझान है। बेस मेटल्स दबाव में है, क्रूड भी दबाव के साथ खुले हैं, लेकिन सोने में हमने देखा कि आज हरे निशान पर इसकी ओपनिंग हो रही है। हमारे साथ हैं रेलीगेट कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। सुगंधा गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करूंगी। सोने को आज हम थोड़ा सा संभलता हुआ देख रहे हैं भारतीय बाजार में। सोने में क्या रणनीति रखें, क्या स्ट्रैटेजी होगी?
प्रियंका, ओवरऑल अगर हम देखें, गोल्ड हैज बीन वन एसेट व्हिच हैज एक्चुअली गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स दिस ईयर इन अ सिचुएशन ऑफ ग्लोबल टर्मोइल। अगर हम ओवरऑल देखते हैं, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ जो हमने इक्विटीज मार्केट में आते हुए देखा इस साल इन द बिगिनिंग मंथ ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ। बट अगर हम सोने की बात करें, कल के सेशन में हमने प्राइसेस को वाइप आउट करते हुए देखा, सारे गेन्स को, इनफैक्ट ऑफ द प्रीवियस सेशन, बिकॉज ईसीबी प्रेसिडेंट मारियो ड्रागी ने ये इंडिकेट किया है दैट येस देयर कैन बी फर्दर ईजिंग मेजर्स ऑल्सो इन देयर मार्च मीटिंग कंसिडरिंग द वॉलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। इसकी वजह से सोने के प्राइसेस में हमने दबाव आते हुए देखा है, बिकॉज यूरो में एक हमने सिग्निफिकेंट प्लंज आते हुए देखा प्रीवियस सेशन में। बट अगर आज हम इंट्राडे सेशन की बात करते हैं, मुझे लगता है प्राइसेस 26,150 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेंगे और ओवरऑल आज का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। आई हैड गिवन अ प्रीवियस बाय एट 26,050 लेवल, बट येस आई वुड लाइक टू रिवाइज दोज लेवल्स। इंट्राडे सेशन में 26,180 के लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 26,020 और हायर साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 26,380 ऑड लेवल्स, and then the next level can be 26,450 as well on the higher side. ओके, तो खरीद की सलाह आप दे रही हैं सुगंधा, और जाहिर तौर पर मार्च में यूरोप से किस तरह का फैसला निकल सकता है ये भी एक ट्रिगर रहेगा सोने के लिए। लेकिन सुगंधा, कच्चे तेल पर आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी। अभी भी गिरावट के ही घेरे में $30 बैरल के $30 से नीचे ही चल रहा है कच्चा तेल भी, इसमें क्या करने की सलाह देंगी? प्रियंका, हमने प्रीवियस सेशन में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट अपटिक आते हुए देखा है। देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट पोजीशंस इन द मार्केट, जो मुझे लगता है कल काफी शॉर्ट कवरिंग रैली आई है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री अगर हम बात करते हैं, पिछले हफ्ते दे हैव शोन अ सर्ज मोर देन द एक्सपेक्टेशन। स्टिल प्राइसेस में हमने एक सिग्निफिकेंट रैली आते हुए देखी है। इट्स ऑल बिकॉज जो ग्लोबल मार्केट में जो रिकवरी आई है दैट इज एक्चुअली सपोर्टेड द क्रूड ऑयल प्राइसेस। बट मुझे नहीं लगता अभी प्राइसेस हायर लेवल्स पर सस्टेन कर पाएंगे। 30.25 का लेवल एट NYMEX क्रूड इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। जब तक प्राइसेस इस लेवल को क्रॉस नहीं करते, फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। इंट्राडे सेशन में हमारी एडवाइस रहेगी 2060 लेवल्स पर सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2110 ऑन द हायर साइड, और डाउन साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 2000 ऑड लेवल्स। सुगंधा, आपसे बेस मेटल्स पे भी रणनीति समझना चाहूंगी, और खास तौर पर कॉपर में हमने इस हफ्ते इसमें करीब 2.5% का उछाल देखा है। हालांकि आज इसकी शुरुआत लाल निशान पर हो रही है, लेकिन कॉपर को आप कैसे देख रही हैं? कॉपर की प्राइसेस की अगर हम बात करें तो यस, ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स, स्पेशली द कंसर्न्स अबाउट द स्लो डाउन इन चाइना, इसकी वजह से ओवरऑल प्राइसेस हैव बीन सरप्राइज एंड दे हैव बीन पुश्ड टू मल्टी ईयर लोज। पर अगर हम प्रीवियस सेशन की बात करते हैं, प्राइसेस हैव टेकन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट लेवल्स ऑफ अराउंड 297, और वहीं से हमने प्राइसेस में एक अपस्विंग आते हुए देखा है। और कल इक्विटीज मार्केट में भी जो एक रीबाउंड आया है, उसकी वजह से रिस्क एपेटाइट मार्केट में कुछ हद तक बढ़ा है। इसकी वजह से कॉपर की प्राइसेस को मुझे लगता है आज की मार्केट में भी एक सपोर्ट मिल सकता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने एक लोअर ओपनिंग देखी है। पर स्टिल ऑन लोअर लेवल्स हमारी एडवाइस रहेगी आज कॉपर में बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 298 to 299, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 296 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 304 to 305 लेवल्स। ओके, सो कॉपर पे भी खरीद की सलाह, टारगेट 304 रुपए का, स्टॉप लॉस 296 रुपए का, खरीद 299 पर बनती है, ये सुगंधा कह रही थी। मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी जुड़ी हुई हैं। रूपा, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर आज कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, जिस तरीके से आज एग्री कमोडिटीज हम थोड़ा पॉजिटिव नोट के साथ शुरू होते हुए देख रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अगर देखें तो एडिबल ऑयल पैक में एक थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते हमें लग रहा है कि आज सोयाबीन में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव खुलते हुए देख रहे हैं, तो उसके चलते हम रिकमेंड कर रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए मार्च कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3760 के अराउंड, और स्टॉप लॉस जो है वो 3720 का रहेगा, एंड टारगेट वुड बी 3820। और सेकेंडली कॉटन ऑयल सीड के काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ से इन करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग पोजीशन लेना चाहिए। इनफैक्ट मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग का हम सजेशन देंगे 2060 पर, और अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा 2020 का, और टारगेट वुड बी 2120। तो सोयाबीन और कपास यानी कि कॉटन पसंद आ रहा है रूपा को, लेकिन रूपा, चीनी का दाम जो है वो काफी गिर रहा है, इसमें आज आप क्या करने की सलाह देंगी?
देखिए, आज थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है कि लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है क्योंकि कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग है, तो उसके चलते हम एक्सपेक्ट करें कि ऊपर में मार्च कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3220 तक के लेवल जो है वो दिखा सकता है, जो कि अभी 3190 के अराउंड चल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 3180 का भाव मिलता है तो वहां पर एक बाइंग बनाए और 40 से 50 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रूपा, आपसे सरसों पर भी स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी। ये दाम इसके जो है 4000 रुपए तक गिर चुके हैं, सरसों में क्या करें? देखिए, सरसों में आज भी प्रेशर है, बहुत ज्यादा कोई तेजी की अभी उम्मीद नहीं है और सरसों में अभी हमें लग रहा है कि अगर कोई भी शॉर्ट कवरिंग ऊपर में मिलती है तो वहां पर एक सेलिंग का कॉल लेना चाहिए और एक्सपेक्टेड है कि नीचे में अगर हम मीडियम टू शॉर्ट टर्म का टारगेट की बात करें तो हम एक्सपेक्ट करें कि 3800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकती है। सुगंधा, रुपए पर आपका एक जरूर व्यू लेना चाहूंगी। आज हमने देखा है कि मजबूत खुला है रुपया, कल और परसों 2 दिन खराब रहे थे रुपए के लिए, आज क्या करना चाहिए? प्रियंका, अगर हम रुपए की बात करें, इट हैज अगेन स्लिप टू लेवल्स बिलो 68, दैट्स 2.5 year लोज। बट आज की सेशन की अगर हम बात करते हैं, यस वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी कमिंग इन रुपी, ऑल बिकॉज अगर हम इक्विटीज मार्केट की बात करते हैं, ग्लोबल इक्विटीज एंड स्पेशली डोमेस्टिक इक्विटीज, वहां पे हमने एक शार्प रिकवरी आते हुए देखा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स इज स्टिल सर्जिंग, स्टिल वी हैव सीन अ स्लाइड इन यूएसडी INR देयर। बट यस, अगर आप अभी भी ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं, अभी भी रुपी का ओवरऑल स्टैंस अगर हम बात करें अभी भी नेगेटिव रहेगा। इंट्राडे सेशन की अगर हम बात करते हैं, हमारी एडवाइस रहेगी 67.70 लेवल्स पर फ्यूचर्स मार्केट में यूएसडी INR पेयर में बाइंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 67.50 और हायर साइड में वी कैन अगेन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 67.95 to 68 ऑड लेवल्स। शुक्रिया आप दोनों का ही। सुगंधा सचदेव और रूपा मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। कमोडिटी बाजार के खुलते ही किस तरह की स्ट्रैटेजी रखें, इस पर बातचीत करते हुए इन दोनों से हम इजाजत ले रहे हैं और फिलहाल वक्त भी हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी हाजिर हो रहे हैं और ब्रेक के बाद हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए जोरदार कमाई का मौका तत्काल ट्रेड आइडिया के साथ ही अच्छे शेयरों में लगी हुई है शानदार सेल, और इस सेल का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, कौन सा स्टॉक खरीदें, अभी आपको बताएंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो बाजार में आज हम देख रहे हैं शानदार रिकवरी, लेकिन इस रिकवरी के बीच हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आए इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड आइडिया, जहां दिख रहा है उन्हें कमाई का मौका। क्या है वो आपको बताते हैं। मनीष शर्मा आपको बता रहे हैं कि आपको बिकवाली करनी चाहिए आइडिया में, और ये राय दे रहे हैं कि स्टॉप लॉस इसमें 111 रुपए का रखें, लक्ष्य 103 रुपए का रखें, और आइडिया फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह मनीष शर्मा का। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। और बाजार में रौनक जारी है। आज सुबह ही रिकवरी के साथ बाजार खुले हैं और ये बढ़त हम लगातार बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, सेंसेक्स में 308 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, 24,270 के आसपास बना हुआ है सेंसेक्स। निफ्टी में ऑलमोस्ट 95 अंकों की बढ़त है, 7,372 के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप में भी 170 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, 12,136 के लेवल हम देख रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ने, और निफ्टी 100 अंकों की मजबूती के बेहद करीब है। बैंक निफ्टी 280 अंकों की बढ़त पर है, 15,386 के लेवल्स हम यहां देख रहे हैं, और ये बढ़त लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो एडवांसेस की तरफ है, ज्यादा शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं, और इसमें 1,232 शेयर यानी 1200 शेयर के आसपास बढ़ रहे हैं। 174 शेयरों में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। गेल में देखिए ऑलमोस्ट 4.5% की बढ़त को ये छूने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 3.5% की बढ़त के पर कारोबार कर रहा है। एनटीपीसी में भी 3% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। एसबीआई, पीएनबी, तमाम पीएसयू बैंक्स भी आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम जिस तरह की बढ़त देख रहे हैं वही रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पर भी। लेकिन दबाव आ रहा है आइडिया सेल्यूलर
ज्वेलर्स से नतीजे अच्छे नहीं रहे और इस नतीजों के बाद हम यहां पर दबाव देख रहे हैं। भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट, आईटीसी के नतीजों का आज इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले नर्वस दिख रहा है स्टॉक, इसमें दबाव। एचसीएल टेक में भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, तो लेकिन दबाव अभी हावी नहीं है, बाजार में अभी बढ़त ही हावी हो रही है। आवाज पर जारी है अच्छे शेयरों की सेल। हम लगातार आपको ऐसे शेयर बता रहे हैं जहां लंबी अवधि के लिए निवेश करने से आपको होगा फायदा। पिछले दिनों की गिरावट में कई अच्छे शेयर धूल चाटने लगे, कई शेयरों ने तो कौड़ियों के भाव को छू लिया है और यही मौका है आपके लिए खरीदारी का। तो इस बाजार में कहां है निवेश का मौका, बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ओम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल। राजेश जी गुड मॉर्निंग। कई शेयर्स में हम लगातार दबाव देख रहे हैं और ऐसा ही एक शेयर मैं आपके सामने रखती हूं, मार्क्सन फार्मा का, और इस फार्मा शेयर के गोवा प्लांट को लेकर के कुछ दिक्कतें उठी थी और इसके बाद हमने इसमें जबरदस्त दबाव देखा है और अगर दबाव की बात करें तो 42% की गिरावट ये दर्ज कर चुका है सिर्फ जनवरी महीने में। मार्क्सन फार्मा आपको कैसा दिखता है? देखिए प्रियंका, वैसे तो कंपनी अच्छी है, मिड कैप फार्मा स्पेस में है, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की भी बातें हो रही है, लेकिन चीज़ ये है कि जो यूएसएफडीए के स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं उन्हें पूरा करने में कुछ समय लगेगा। और पिछले दिनों हमने देखा भी है कि गोवा प्लांट में, जैसा कि आपने कहा कि कुछ दिक्कतें उभर कर सामने आई थी, तो ऐसे हालात में मुझे जहां पर दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है मिड कैप फार्मा स्पेस में ही जो अच्छे, जहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है वो है इप्का, लुपिन या ग्लेनमार्क। तो जब ऑप्शन है तो मैं ये कहूंगा कि व्हाई नॉट स्विच फ्रॉम मार्क्सन्स टू दीज काउंटर्स। तो ये काउंटर ज्यादा बेहतर लग रहे हैं वनिस्पत के मार्क्सन्स, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत ज्यादा लंबी अवधि के लिए इंतजार करने को तैयार हो। तो इस गिरे हुए बाजार में मैं ये कहूंगा कि किसी को नया निवेश करना हो, गो टू इप्का, लुपिन और ग्लेनमार्क। ओके, सो इप्का, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क फार्मा स्पेस में पसंद आ रहे हैं राजेश जी को। लेकिन राजेश जी, रियल एस्टेट का भी बुरा हाल रहा है और ऐसे ही एक शेयर है जो हमें दिख रहा है कि अभी जबरदस्त सेल में है, यानी जबरदस्त गिरावट में है, वो है कोल्टे पाटिल डेवलपर्स का। 33% की गिरावट इसने दर्ज की है। क्या इसको खरीदा जाए अभी जिस भाव पर ये, जिस वैल्यूएशन पर ये दिख रहा है? देखिए, रियल्टी एज अ होल अगर आप देखें तो अपनी ही दिक्कतों से जूझ रहा है, फिर वो चाहे उनकी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम हो, हाई डेट की प्रॉब्लम हो, कहीं कहीं पर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इन हालात में मुझे लगता है कि एटलीस्ट कम से कम छोटे या मध्यम दर्जे के जो निवेशक हैं उनको इस सेक्टर से ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलता कि क्या निकल कर आने वाला है। इन स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है जो कि खबरों के कारण से होती है, लेकिन वो ट्रेडिंग के लिए ही है, निवेश के लिए इस पूरे पैक से ही दूर रह जाए तो बेहतर है। ओके, सो रियल एस्टेट से थोड़ा सा दूर रहने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक मैं आपके सामने फिर रखना चाहूंगी, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें हम 32% की गिरावट देख रहे हैं और जिस पॉइंट पर ये नजर आ रहा है, क्या इस पे खरीद का मौका मिलता है? और लंबी अवधि के लिए सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी चॉइस लगती है आपको? लंबी अवधि के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है प्रियंका ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, क्योंकि सिर्फ इसमें गिरावट नहीं है। अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए होल टोटल स्पेस में पिछले 1.5 साल से भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसमें कई अच्छी कंपनियां भी हैं जो कि गिरावट का मार झेल रही हैं। सुप्रीम इंफ्रा मध्यम से लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि कम से कम मौजूदा स्तर से एक डिसेंट रिटर्न दे सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर खरीदिए, क्योंकि इसका भाव जो हम देख रहे हैं काफी नीचे आ गया है। 32% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, अपने हाई से काफी लो है और लंबी अवधि के लिए राजेश जी को पसंद भी आ रहा है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सेल जारी है, यानी अच्छे फंडामेंटल वाले वो कौन से शेयर हैं जिनमें दिख रही है जबरदस्त गिरावट और वहां खरीदारी के मौके, कुछ और टिप्स लेकर अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं कौन से वो शेयर हैं जो अच्छे दिख रहे हैं और जबरदस्त गिरावट में हैं जहां आप खरीदारी करें। इरोज इंटरनेशनल एक ऐसा ही काउंटर है जहां हमने अभी तक 30% की गिरावट देख ली है। राजेश जी, इरोज इंटरनेशनल यूएई के अपने एक्सपेंसेस को लेकर के, अपने रेवेन्यूज को लेकर सवालों के घेरे में रहा, लीगल टसल में रहा है, आपको ये क्या दिख रहा है, यहां खरीदारी की जाए लंबी अवधि के लिए?
जी बिल्कुल करनी चाहिए। जो कंट्रोवर्सीज थी और जो भी खबरें निकल कर आई उसमें कितनी सच्चाई है ये कहना इस वक्त तो मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी नेगेटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। नंबर्स की बात करें, 6 से भी कम के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। कंटेंट की एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इस साल में ही अगर आप देखें तो 40 के ऊपर पिक्चरें इन्होंने रिलीज कर लिए। इनकी आखिरी पिक्चर जो बाजीराव मस्तानी थी बहुत अच्छा कारोबार किया, 9 फिल्म फेयर अवार्ड ले गए हैं। मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगली तिमाही में माने इस साल में ही और 10-15 पिक्चर रिलीज कर लेंगे, बट अगर ये मान के चलो कि 5-6 भी और रिलीज होती है तो रेवेन्यू में एक अच्छा इजाफा होगा। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रिया राजेश जी। तो इरोस इंटरनेशनल जरूर खरीदिए। मस्तानी फिल्म के बाजीराव मस्तानी के हिट होने का भी फायदा मिलेगा, लंबी अवधि के लिए पसंद आ रहा है राजेश जी को। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजेश जी से हम अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आगे हम एफएनओ स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे और 11 बजे फिर जुड़िए। मैं हाजिर रहूंगी कहां लगी है सेल स्टॉक मार्केट में, सारे स्टॉक्स पर मार्केट एक्सपर्ट की राय के साथ। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में शानदार तेजी। सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा। मिड कैप शेयरों में 1% से ज्यादा की मजबूती और बैंक निफ्टी 1.25% ऊपर। अमेरिका में भंडार बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल का दाम चढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दाम $29 के पार। अच्छे नतीजों के बावजूद इंटरग्लोब एविएशन का शेयर 13% टूटा। रुपए में कमजोरी के चलते दिग्गज ब्रोकरेज सिटी ने लक्ष्य घटाया। बाकी एविएशन शेयरों में भी तेज गिरावट। खराब नतीजों के बाद आइडिया 5% लुढ़का। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य घटाकर $110 प्रति शेयर किया। दूसरे टेलीकॉम शेयरों पर भी दबाव। और दिग्गज कंपनी आईटीसी के तिमाही नतीजे आज। सिगरेट वॉल्यूम में 5 से 8% दबाव का अनुमान। केन इंडिया, आरको, एल&टी फाइनेंस के नतीजों पर होगी नजर। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारी इस खास पेशकश में आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं अपने सवाल। कोई भी ट्रेड आप इस वक्त लेना चाहें फोन करिए। कोई ट्रेड आप ले चुके हैं आज या कल और जानना चाहते हैं कि उसमें क्या किया जाए, स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट क्या हो, इन सब सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। फोन करें आप हमें 180020097890 पर और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप लिख लीजिए। अगर आप फोन न करना चाहें तो दिन के दौरान कभी भी आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दें 7045220000। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भेजेंगे, हम आपको सामने से फोन करके आपके सवाल लेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो जाने माने एक्सपर्ट हैं। टेक्निकल राय देने के लिए simivomik.com की सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कोलकाता से, और मुंबई से हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। इससे पहले कि मैं दर्शकों के सवाल लूं, एक एक राय निफ्टी पर फटाफट ले ली जाए आप दोनों से। सिमी, शुरुआत आप करें। गुड मॉर्निंग अनिल जी। निफ्टी में शुरुआत तो बहुत अच्छा ही हुआ है। इनफैक्ट मैं एक रैली एक्सपेक्ट कर रही थी। 7400 का तो टारगेट आ ही रहा था। 7400 से 7425 आज के दिन के लिए टारगेट है। ओपनिंग गैप को निफ्टी ने मेंटेन किया है। आज उतना वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ जो लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में दिखाया था। तो आज मैं ओपनिंग गैप अगर सस्टेंड होता है तो 7400 से 7425 का टारगेट मेरे पास है, पर अपसाइड में 7425 से 7437 निफ्टी के लिए पहला पड़ाव है जो निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वही लास्ट वीक का लोस था निफ्टी का। और उसके बाद 7462 से 7470 ये निफ्टी का लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन का हाई था। तो ये दोनों लेवल रेंज क्रॉस करने के बाद निफ्टी सस्टेन करता है तो रैली आगे जाएगा, नहीं तो ये रैली हो सकता है कि मंडे तक जाके खत्म हो जाएगा। पर आज के दिन के लिए अभी भी मैं बुलिश ही हूँ। 7400 और 7425 ये दो टारगेट्स है मेरे लिए। 7400 7425 आज का लक्ष्य। सुमित, खरीदारी करनी चाहिए या फिर कॉन्ट्रा कॉल लिया जाए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। जी गुड मॉर्निंग। नहीं अनिल जी, कॉन्ट्रा कॉल नहीं। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद तेजी देखने को मिल रही है। मैं चाहता हूँ ये तेजी बरकरार रहे और मेंटेन रहे, वॉलेटिलिटी भी नहीं देखने को मिले, क्योंकि ऐसी वॉलेटिलिटी देख के थक चुकी है मार्केट्स के अंदर। सब तरफ लोगों के एसएल ट्रिगर हो रहे हैं। अब चाहते हैं कि इसके अंदर यहाँ से एक पुलबैक रिकवरी और एक तेजी बने अच्छी खासी। वेल, जहां तक लेवल्स का सवाल है अनिल जी, एक बार जब तक ये 7250 7240 वापस से दोबारा नीचे में ब्रेक नहीं करेगा,
तब तक मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको एक बार सेल साइड में नहीं रहना चाहिए। और ऊपर में 7400 जो कि करीब करीब कल का हाई था 7398, वो ब्रेक कर दे तो थोड़ा सा एक कन्विक्शन बैठ जाएगा कि हमको एक ऊपर की रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल प्रेजेंट लेवल्स पे तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं होगा, क्योंकि हमने जब कॉल बनाया था तब यहाँ से 30 पॉइंट 40 पॉइंट निफ्टी नीचे था। मेरे ख्याल से अगर नीचे मिल जाता है वापस तो बाय में रहना चाहिए। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 7500 के लेवल्स हमको मंडे को देखने को मिल सकता है। तो मुझे एक बार तेजी लग रही है निफ्टी के अंदर यहाँ से। बिल्कुल, तो निफ्टी में तेजी की राय हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, लेकिन एक स्टॉक जहां पर अच्छे नतीजों का एक्शन दिख रहा है वो है बायोकॉन। बायोकॉन के चेयरमैन किरण मजूमदार शो बात कर रही हैं अपने नतीजों पर, आइए सुनते हैं। We have grown in terms of this quarter at a bottom line of 13% to 103 crores. Top line has grown by 10% from 779 crores last fiscal to 857 crores this fiscal. In terms of PAT margins, it is at 12%. EBITDA has grown significantly. It has grown 23% from 170 crores to 209 crores. When it comes to Syngene's contribution to Biocon numbers, we have recognized 270 crores at the top line, which is a 23% year-on-year growth, and at a bottom line it is 45 crores. So you can see that Biocon's numbers, excluding Syngene's numbers, have grown significantly. EBITDA itself has grown significantly by 27% year-on-year. We have actually realized a much better quality of earnings this quarter, largely propelled by sales of our immunosuppressants and insulins and biosimilars in various emerging markets. It has also been propelled by very strong licensing income, where we have actually licensed a large number of our biosimilar programs in various key emerging markets. And I think what is important for me to highlight this quarter is the fact that 4 of our key biosimilar programs are coming to the finishing line, and we expect to file all these 4 biosimilars in US and European with the US and European regulators during this calendar year. This is a very important inflection point for Biocon. तो ये थे बायोकॉन पर मैनेजमेंट की तरफ से रिएक्शन, डिटेल में विस्तार में समझाते हुए। बैंक निफ्टी पर भी एक राय लेना चाहता हूं सुमित से। सुमित, ये बताएं कि क्या बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में से एक खरीदना हो, क्या बैंक निफ्टी खरीदेंगे आप? एकदम सही कहा अनिल जी आपने। बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट जनवरी की शुरुआत होने के बाद बहुत दिनों के बाद आज ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक चाल आ गई है। अब यहां से एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलनी चाहिए, और ये शॉर्ट कवरिंग कम से कम 300-400 पॉइंट तो खींचना चाहिए बैंक निफ्टी को और प्रेजेंट लेवल से। अगर प्रेजेंट लेवल पे दोनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा लुक्रेटिव है, बैंक निफ्टी ज्यादा कन्विंसिंग है। इसने पिछले 2-3 दिन के जो हाई लगे थे 15,300 350 वो लेवल ब्रेक करके ऊपर अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। इमीडिएटली इंट्राडे या फिर एक दिन से 2 दिन के लिए टारगेट के लिए 15,600 का पहला पड़ाव बैंक निफ्टी में लग रहा है। तो 15,600 के टारगेट के लिए प्रेजेंट लेवल से बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी की वजह से अगर कोई 15,300 का लेवल वापस मिल जाता है तो बैंक निफ्टी में बाय करना चाहिए। और 15,600 अगर ब्रेक कर देगा तो मंडे या वेडनेसडे तक 16,000 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में देखने को मिलने चाहिए। जब तक दोबारा अभी 15,000 के नीचे क्लोज नहीं देगा, बैंक निफ्टी में एक बार हमको पुल बैक रैली देखने को मिलनी चाहिए। चले तो उम्मीद करें कि 15,000 के नीचे क्लोज न दे बैंक निफ्टी और मजबूती और आगे बढ़े। चलते दिल्ली, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। रंजीत झा साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मुझे ऐसा लगता है पहले भी आपसे बात की है मैंने। अनिल सर गुड मॉर्निंग। हाँ, इससे पहले भी आपने मुझसे बात की है। जी जी, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे ये जानना था, मेरे पास JSW एनर्जी का जिसमें रिजल्ट आया था तो मैंने उसको 68.05 पे शॉर्ट किया था। ओके, तो अभी तो ये आगे बढ़ता जा रहा है, अभी आज 74 के आसपास चल रहा है। ये फ्यूचर मैंने शॉर्ट किया था इसका। तो मुझे इस पे एक राय चाहिए कि मैं इसमें क्या करूं, और क्या मैं इसमें अगर बने रहूं या रोल ओवर करूं मैं इसको, तो मतलब बने रहने से क्या मुझे स्टॉप लॉस लगाया नहीं सर? हेलो, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, मिस कर दिया? नहीं सर, स्टॉप लॉस आपके चैनल पे बताया गया था 75 का। 75 का? तो हाँ, तो अभी तक तो मैं उससे बना हुआ हूं। उसके नीचे तो थोड़ा उसके नीचे है अभी। हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे अभी
कोई अच्छा स्टॉप लॉस मिले जिससे कि मुझे आगे जाके प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, अगर इसमें ऐसा कुछ है तो मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का भी कॉल लिया था 1080 का, रिजल्ट अच्छा आया था सब कुछ, लेकिन उसके बाद तो ये नीचे जाता जा रहा है। क्या भाव में लिया है? ₹4.80 पे लिया था मैंने, वो भी 1.55 हो गया है। ₹4.80 में, ठीक बात है। सीमेंट का भी लिया था मैंने, लेकिन मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ कल ही। ठीक बात है। चलिए, JSW एनर्जी ज्यादा दिक्कत की बात है, वो ज्यादा चिंता की बात है। हाई बीटा स्टॉक है, बाजार सुधरे तो भाग भी सकता है और भाग भी रहा है। ये बताएं सुमित, इनके लिए क्या राय है JSW एनर्जी पर? अनिल जी, इनको ये स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए, बिकॉज अगर ये स्टॉप लॉस खा जाएगा तो इसके बाद बड़ी तेजी आएगी। जो 75 का लेवल इन्होंने दिमाग में बिठा रखा है, मेरी भी यही सलाह रहेगी कि 75 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि अगर इस लेवल के ऊपर इसने ब्रेक कर दिया JSW एनर्जी ने, तो यहां से एक 79 से 80 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अगर बाई चांस ये 75 का लेवल हिट करने के पहले अगर कोई छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आ जाता है, जिसके अंदर स्टॉक शायद 73 तक मिल जाए, शायद तो निकल जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 75 का लेवल ब्रेक करेगा। अगर निफ्टी में और मार्केट्स में तेजी आई तो ये जितने भी ओवरसोल्ड वाले स्टॉक्स हैं, इन सब में एक एक रिकवरी और पुलबैक देखने को मिल सकती है। JSW में भी मुझे ऐसा लगता है कि 75 का लेवल ब्रेक कर सकता है। स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें 75 का रंजीत जी, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। 1080 का कॉल लिया है सिमी, एक फटाफट राय देना रिलायंस में। इन्हें ₹4.80 में, अभी ₹1.5 के आसपास भाव चल रहा है। ₹1.5 में क्या इतनी रिस्क रखनी चाहिए, बजाय बेच दें और ₹1.5 लेके जाएं? 1080 का कॉल रखने में समझदारी है या फिर जो मिल रहा है वो ले लें ₹1.5? ये मुझे तो लगता है समझदारी है अनिल जी, क्योंकि मैं एक रिकवरी, एक रिलीफ रैली एटलीस्ट रिलायंस में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एक तो रिजल्ट भी अच्छा ही था और उसके बावजूद भी ये पीट गया था। अभी जहां से ये स्टॉक सपोर्ट लिया है, अगर रैली अगर सस्टेन करता है आज का रैली और कल का लो अगर होल्ड करता है, तो मुझे लगता है कि इसमें एटलीस्ट 1025 से 1040 तक का रैली एटलीस्ट एक्सपायरी तक देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट और नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं रिलायंस को होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको लॉस का भरपाई होगा। चलिए, तो रंजीत जी आपके लिए राय साफ है, JSW एनर्जी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और रिलायंस इंडस्ट्री को होल्ड करें। हमारे अगले दर्शक बड़ौदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और राजेश जी हैं फोन लाइन पर। सर पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्ते सर। जी सर। हाँ सर, टाटा मोटर्स का मैंने 390 का 390 का पुट बेचा था। ओके। और अभी वो पुट मैं खरीदने के लिए वो अभी बहुत ऊपर आ गया है। तो क्या भाव में बेचा आपने? मैंने ₹9 में। ओके, ₹9 में बेचा, यानी कि पुट बेचना मतलब आपने तेजी का सौदा किया है। हाँ। बराबर है ना। और भाव तो है नीचे। टाटा मोटर्स कल से थोड़ा सुधरा जरूर है, 6-7 रुपए ऊपर दिख रहा है, लेकिन कितना मजबूत रहेगा ये समझने वाली बात है। सुमित बताएं, टाटा मोटर्स का पुट बेचा हुआ है, ₹390 का पुट इन्होंने बेचा है ₹9 में, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इनको लॉस हो रहा होगा अच्छा खासा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक नीचे है और 340 के आसपास अभी चल रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं देखने जाऊं तो 325 का है। आई थिंक एक बार जब इन्होंने इतना वेट कर ही लिया है तो एक 325 का एक पहली बात तो ये सलाह रहेगी कि राइटिंग कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस ना करे, विद स्टॉप लॉस ही करे। विदाउट स्टॉप लॉस करोगे तो आपको लॉस अनलिमिटेड होने के चांसेस हो जाएंगे। अभी जहां तक आपका इस पोजीशन का सवाल है, मैं टाटा मोटर के स्पॉट के लेवल के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। सुमित एक चीज पूछना चाहता हूँ, 390 का पुट बेचा है ₹9 में, इफेक्टिवली 400 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो इनका लॉस होगा। अब अगले हफ्ते एक्सपायरी है, टाइम वैल्यू कम होगी, तो क्या एक काम कर सकते हैं कि अगर 400 के आसपास आए तो फिर एक स्टॉक फ्यूचर खरीद ले टाटा मोटर्स का, तो इन्हें लॉस नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल, ये ऐसा किया जा सकता है जिससे इनको लॉस ना लगे। बट अभी ऑन द स्पॉट अगर लेवल्स की बात करेंगे अनिल जी, तो 325 का एक स्ट्रिक्ट लेवल है जिसके नीचे ये टाटा मोटर जाना नहीं चाहिए। अगर जाता है तो और खराब हो जाएगा, और अगर ये पुल बैक रिकवरी लेता है तो एक बार 360-370 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं इस एक्सपायरी के अंदर। बिल्कुल। तो राजेश जी देखिए, एक तो ऑप्शन ये है कि आपको शॉर्ट टर्म देखना है तो फिर वो हिसाब से कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगाकर, जो सुमित कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप रिस्क रख सकते हैं तो फिर आप 390-400 के ऊपर जैसे ही फ्यूचर चलने लगे, और अब एक्सपायरी में बचे कितने 3-4 दिन है, तो ऐसा लगता नहीं कि 400 के ऊपर निकल जाएगा स्टॉक, तो फिर वहां पर जाने लगे तो आप फ्यूचर खरीद लीजिए, कम से कम आपको नुकसान नहीं होगा, ये पक्का हो जाएगा। तो वो हिसाब से आप देख लें। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के में जाने से पहले बता दूं, दिन के उच्चतम स्तरों पर आ गए हैं बाजार। 350 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 110 अंकों की तेजी निफ्टी में, लेकिन एक स्टॉक जो बेहद कमजोर है, लगातार पिट रहा है, इंटर ग्लोब एविएशन, जिसे आप इंडिगो के नाम से जानते हैं। क्या वजह है, इतना क्यों पिट रहा है, इस सब पर बातचीत करेंगे, डिटेल में आपको रिसर्च बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
एक स्टॉक जो बड़े एक्शन में अपनी लिस्टिंग के बाद से लगातार, इंटर ग्लोब एविएशन, जबरदस्त तेजी, लेकिन लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए और अच्छे नतीजों के बावजूद इंटर ग्लोब एविएशन की जोरदार पिटाई हो रही है। स्टॉक लुढ़का है 14% से ज्यादा। क्या है वजह, जानते हैं। मेरी सहयोगी नीति हमारे साथ जुड़ रही है। नीति, बताइए, इंटर ग्लोब एविएशन इतनी हालत खराब, एकदम जैसे वो बोलते हैं ना कि क्रैश लैंडिंग हो गई है, क्या हुआ है स्टॉक में, क्यों इतना गिर रहा है? दिक्कत दरअसल तीसरी तिमाही की नहीं, दूसरी तिमाही की है। तीसरी तिमाही एविएशन सेक्टर के लिए वैसे ही सीजनली बहुत ही स्ट्रांग क्वार्टर होता है और बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने शानदार नतीजे पेश किए। दिक्कत है, प्रॉब्लम एरिया है दूसरी तिमाही, क्योंकि नतीजे बेहद कमजोर है। बाजार, आपको हम पहले भी बता रहे थे कि दूसरी तिमाही में इनको सिर्फ 112 करोड़ रुपए का ही इनको मुनाफा हुआ है, जो कि बाजार के अनुमान से बेहद कम है। रेवेन्यू यानी जो आमदनी है उनकी, वो सिर्फ 3540 करोड़ रुपए की इन्होंने क्लॉक की है। और एबिटा, जो कि बाजार काफी ऊंचे अनुमान लगा के चल रहा था, सिर्फ 237 करोड़ रुपए के आसपास का इनका एबिटा आया है। इनको ऊंचे कॉस्ट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और साथ साथ में जो एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस बढ़े हैं उसके कारण अर्निंग्स बेहद हिट हुई हैं। एक और बड़ा डैम्पनर इनके पूरे ही आज स्टॉक पर जिसका इस पर असर देखने को मिला है, वो ये है कि इनके जो ऑर्डर है, जो कि एयरबस से डिले होने वाला है, एयरबस 320 नियो का, वो डिले होगा। ये कंपनी ने खुद ने पहले बताया था और अब उसको रिटरेट कर रही है, यानी मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ, इसमें डिले होगा। यही रीजन है कि बाजार को अब लग रहा है कि ये जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, यहां से इस ऑर्डर के बाद जो आने वाली थी, अब उसका क्या होगा, उसका कुछ अता पता नहीं है। सिटी अब इंटरग्लोब पर एक रिपोर्ट आज इन्होंने दी थी, न्यूट्रल का कॉल ही मेंटेन कर रहे हैं। 1300 तक के लक्ष्य इन्होंने पहले दिए थे, अब उसको घटा के इन्होंने 1200 का कर दिया है। टारगेट प्राइस इसीलिए घटा रहे हैं क्योंकि A320 नियो की डिलीवरी में यहाँ पे कंसर्न्स हैं, चिंता है और आगे डिले होगा। इसके साथ साथ टिकट प्राइसेस पे काफी ज्यादा प्रेशर है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने हाईलाइट की है वो ये है कि क्रूड की जो कमजोरी है, उसका जितना फायदा इनको मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रुपए में कमजोरी बढ़ गई है। तो ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण आज स्टॉक पे खास तौर पे दबाव देखने को मिला। बिल्कुल, और सिटी के टारगेट से 1200 के स्टॉक आ गया है 1060 पर। ऑलरेडी बड़ी तेज मार पड़ी, 135 रुपए एक दिन में इंटरग्लोब के लिए गिरना, वो भी तब जबकि लगभग सब एक्सपर्ट्स एविएशन सेक्टर को एक बड़ा बाय मानकर चल रहे थे, तो ये मार पड़ती हुई। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरे सामने है सुमित की कुछ बेहतरीन स्टॉक फ्यूचर्स की पिक्स। बताऊंगा आपको कौन से हैं वो स्टॉक और क्या ट्रेड है उस पर, तेजी का या मंदी का, इस ब्रेक के बाद। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन में, सुमित बगड़िया और सिमी भौमिक, और वक्त है उनकी स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स लेने का। पहले मैं पिक्स लेना चाहता हूं सुमित आपकी। आपने 2 स्टॉक में खरीदारी करने की राय दी है, एसीसी और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, बताइए। जी अनिल जी, 2 स्टॉक में खरीदारी की राय दी है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक एसीसी। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बाय करेंगे, ऐसा लग रहा है कि एक बार शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है एक बार बॉटम हो चुका है और यहां से एक तेजी पकड़ेगा। आज दूसरा दिन है तेजी का, अगले 2 से 3 दिन में और तेजी देखने को मिलनी चाहिए। अगर ये तेजी कंटिन्यू हुई तो ऊपर में टारगेट्स मेरे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, पहला टारगेट 138, दूसरा टारगेट 150, 120 का स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग रिकमेंड करेंगे। 129 से 127 के बीच में बाय कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठ रहा है। मेरे हिसाब से टारगेट्स अचीव होने चाहिए अगले 2 से 3 दिन के अंदर, पहला टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। दूसरा व्यू है एसीसी के अंदर। एसीसी प्रेजेंट लेवल पे ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिलेगी। 1250 के आसपास एसीसी ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर 50 से 60 रुपए की मिनिमम तेजी देखने को मिलेगी, तो 1250 से 1240 के बीच में एसीसी में लॉन्ग रिकमेंड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 1210 का, ऊपर में टारगेट 1310 के रहेंगे। हो सकता है ये हफ्ते से 10 दिन के अंदर हमको देखने को मिल जाए। तो एसीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा 2 खरीदारी की राय, लेकिन सिमी की लिस्ट में मैं देख रहा हूं 3 स्टॉक है। पहले वो 2 स्टॉक जहां पर सिमी खरीदारी करना चाहती हैं, एसकेएस और आईजीएल। सिमी, इनके बारे में बताएं। देखिए अनिल जी, एसकेएस और आईजीएल आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कल से रिकवरी चालू है। ओवरऑल आईजीएल एक स्ट्रांग बेट है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छा आया था इस बार और मुझे लगता है कि इस बार जो रिकवरी ये दिखा रहा है ये जाके अल्टीमेटली ऊपर ही सेटल करेगा। आज के दिन के लिए मेरा जो टारगेट्स है वो है 569, 74, 79 का। अगर ये रैली नेक्स्ट वीक तक सस्टेन करता है एक्सपायरी तक, तो हो सकता है ये स्टॉक 580, 84 के आसपास जाके सेटल करेगा। और एसकेएस के लिए मेरा जो बाय कॉल है आज के दिन के लिए, मेरा जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट तो ऑलरेडी
आने वाला है 468 का, 5 पैसा के लिए वो टारगेट आया नहीं है। 471, 475 ये दोनों टारगेट्स भी आज के लिए हैं। अगर टारगेट्स अचीव होता है और मेंटेन करता है ये स्टॉक ऊपर में, तो 480, 85 के आसपास भी ये जा सकता है। और आईटीसी शॉर्ट करेंगे आप? अनिल जी, वो एक सेल कॉल है। जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इस मार्केट में एक स्टॉक तो ढूंढना पड़ेगा जहां पे शॉर्ट पोजीशन लिया जा सकता है। आईटीसी का आज रिजल्ट है और इतना नीचे आईटीसी अब आ गया, आने वाला है। और ये इतना जो नीचे आ गया है, इतना नीचे आने के बाद ये स्टॉक वापस 295 का लेवल टेस्ट ना करके ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि खराबी आएगा और इस खराबी में ये स्टॉक वापस 295, 292 का लेवल्स को टेस्ट करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। मैं करंट लेवल पर या कोई भी उछाल पर शॉर्ट करने का सलाह दे रही हूँ। 311 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 295, 292 का टारगेट्स होगा। वो इंट्राडे में अगर टारगेट्स आता है तो बुक करके खत्म कर लीजिएगा। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, अरुण गुलाटी दिल्ली से काफी दर्शक जुड़ रहे हैं आजकल हमारे साथ। गुलाटी साहब, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने डॉक्टर रेड्डी का 2900 का मतलब वो लिया हुआ है, 2900 में फ्यूचर बुक किया था और अजंता फार्मा का 1350 में फ्यूचर बुक किया था मतलब खरीदा हुआ है। अच्छा, 2900 में आपने डॉक्टर रेड्डी खरीदा है, 1350 में अजंता फार्मा खरीदा है। जी ठीक है सर, पूछ लेते हैं। किसी कारणवश मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा सका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम मदद करने के लिए आपके लिए आए हैं। तो सुमित, फटाफट दे दें, 30 सेकंड बचे हैं मेरे पास शो में। डॉक्टर रेड्डी और अजंता फार्मा दोनों के लिए स्टॉप लॉस टारगेट, तेजी की पोजीशन है इनकी। 2750 का डॉक्टर रेड्डी के अंदर स्टॉप लॉस होगा। अगर 2750 ब्रेक कर देगा तो इसके अंदर बड़ी मंदी और देखने को मिल सकती है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया 2750 का। और अगर ये स्टॉप लॉस ऊपर में 2890 ब्रेक करेगा तो फिर इसके अंदर मंदी नहीं आएगी, तेजी आएगी। तो इनको लेवल ध्यान रखना है, 2890 ऊपर में और नीचे में 2750 डॉक्टर रेड्डी के अंदर। और जहां तक अजंता फार्मा का सवाल है, अजंता फार्मा ऐसा लग रहा है कि एक बार शॉर्ट टर्म के लिए ये जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा 1125, 1130 का, तब तक और वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर में शर्त ये है कि 1200 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। अभी 1180 चल रहा है, अगर 1200 के ऊपर चला जाएगा तो ये स्टॉक के अंदर वापस से इनको 1300 का लेवल देखने को मिल सकता है फेब के अंदर। तो इनका अजंता फार्मा में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1120, 1125 के आसपास रहेगा। चलिए, तो ये राय आपके लिए गुलाटी साहब। शुक्रिया आप दोनों का, सिमी और सुमित, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार 7400 के बेहद नजदीक। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रियंका लेकर आएंगी आपके लिए इस सेल के माहौल में जहां बाजार में जबरदस्त कमजोरी है, कौन से हैं वो बेहतरीन शेयर जहां पर आपके लिए निवेश का शानदार मौका है। इस ब्रेक के बाद हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार में जोरदार तेजी। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 7400 के करीब। मिड कैप शेयरों में भी 1% से ज्यादा की तेजी। अमेरिका में भंडार बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल का दाम चढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $29 के पार। अच्छे नतीजों के बावजूद इंटरग्लोब एविएशन 10% तक टूटा। रुपए में कमजोरी के चलते दिग्गज ब्रोकरेज सिटी ने लक्ष्य घटाया, बाकी एविएशन शेयरों में भी गिरावट। खराब नतीजों के बाद आइडिया 5% लुढ़का, दिग्गज ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य घटाकर $110 प्रति शेयर किया। दूसरे टेलीकॉम शेयरों पर भी दिख रहा है दबाव। और दिग्गज आईटीसी के तिमाही नतीजे आज, सिगरेट वॉल्यूम्स में 5 से 8% दबाव का अनुमान। क्लीन इंडिया, आर्टकॉम, एल&टी फाइनेंस के नतीजों पर भी होगी नजर। और सीएनबीसी आवाज पर चल रही है अच्छे शेयरों की सेल सेल सेल। तो जबरदस्त सेल है, आप भी फायदा उठाइए। और आपको फायदा पहुंचाने के लिए मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम। शाइना, गुड मॉर्निंग। आपके सामने मैं रखूंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें हमें दिख रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, और क्या ये वैल्यूएशन सही मौका है खरीदारी का। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ट्री हाउस एजुकेशन एंड एक्सेसरी लिमिटेड, इसमें हम देख रहे हैं कि करीब 27% की गिरावट है। क्या इस पॉइंट पर इसे खरीदारी करना चाहिए? यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, ये जीलन के साथ उसका मर्जर होना है
और मर्जर रेशियो के हिसाब से 53:10 का मर्जर है, तो उस हिसाब से अगर आप ज़ीलॉन का देखें तो वहां पर स्टॉक प्राइस यहां से हायर है। तो मेरे हिसाब से होल्ड अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं तो खरीद भी सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं 145, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 115 का। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्री स्कूल लर्निंग है वहां का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड अभी तो वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन आप अगर 2 या 3 साल होल्ड करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिटर्न अच्छा मिल सकता है। और मैं आपके सामने ये भी आंकड़ा रखना चाहूंगी कि 31 दिसंबर 2015 को ये स्टॉक जहां 175 रुपए का था, तो आज देखिए 132 रुपए पर है। जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिल रहा है इसके ऊपरी लेवल से, और शाइना भी कह रही है कि खरीदने का वक्त ये जरूर हो सकता है। स्टॉप लॉस 115 रुपए का ट्री हाउस में जरूर ख्याल रखें। काइटेक्स गारमेंट एक ऐसा ही स्टॉक है शाइना जिसमें हम देख रहे हैं कि 25% तक की गिरावट आ चुकी है। क्या इस पॉइंट पर खरीदा जाए काइटेक्स गारमेंट को? नहीं, मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे अभी नहीं खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे उसके बाद अच्छे नंबर्स थे, तो बहुत अच्छा रैली था। ये कंपनी बच्चों के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन फेज है, थोड़ा देयर इज नॉट सो मच ऑफ डिमांड पिकअप, स्लो डाउन है। उस हिसाब से जो टर्नओवर है मेरे हिसाब से थोड़ा फ्लैटिश रहेगा। वैसे कंपनी का डेट और सब काफी लो है, तो कंपनी वेल मैनेज्ड है, लेकिन नीचे अगर लेना है तो नीचे लेवल्स पे लेना है। मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा बहुत रिएक्शन आ सकता है। नंबर्स नेक्स्ट वीक है, अगर लेना है तो 500 के लेवल्स तक लीजिए। अभी प्रॉफिट बुक करने का मेरा सलाह है। ओके, सो अगर आप इसमें हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करें, लेकिन 500 के लेवल्स का काइटेक्स में इंतजार कीजिए। टाटा एलेक्सी जिसमें हम 24% की गिरावट देख रहे हैं, कहा ये शेयर दिसंबर में 2244 पर था, पर आज इसमें हम देख रहे हैं 24% ये गिर चुका है। दिसंबर से लेकर जनवरी के सिर्फ महीने में 1700 की रेंज में टाटा एलेक्सी खरीदा जाए, क्योंकि ये प्राइस अट्रैक्टिव लग रही है। देखिए अभी 1630 इसका 200 डे डीएमए है, और अगर ये लेवल्स को होल्ड करता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक में आप होल्ड करके बाय भी कर सकते हैं वो लेवल्स पे। एक बात है कि उसके जो नंबर्स है, दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स थे, वो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स थे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी, हर चीज में वो आईटी सेक्टर में सबसे अच्छा रहा है। बट ये मिड कैप आईटी है और काफी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो खरीदना है तो खरीद सकते हैं। अभी उसका टारगेट रहेगा 1900, बट जरूर आप उसके स्टॉप लॉस को ध्यान रखें 1630। अगर इसके नीचे जाता है तो एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो अभी फिलहाल मेरा होल्ड का रिकमेंडेशन है जी। लेकिन साथ ही में बाजार पर एक बार जरूर नजर डालें। सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल, 400 अंकों से ऊपर है सेंसेक्स, 24,373 पर है। और इसी तरह निफ्टी में भी हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। 130 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी में कारोबार हो रहा है। 7,400 का वो जो एक लेवल था उसे तोड़ चुका है, उससे बेहद ऊपर जा चुका है निफ्टी, और ये 130 अंकों की बढ़त के साथ 7,407 पर निफ्टी है। मिड कैप में हम 236 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही जबरदस्त तेजी के साथ हैं, और मिड कैप भी इसी तेजी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। 236 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप है। सारे ही काउंटर्स देखिए हरे निशान पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो 1300 शेयर हैं जो बढ़ने वाले, इनके मुकाबले 171 शेयरों में ही हमें दबाव दिख रहा है। लेकिन कैपिटल गुड्स इंडेक्स हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, सभी में जबरदस्त तेजी दिख रही है। बैंक निफ्टी 450 अंक से मजबूत है, और इसीलिए बैंक से जुड़े सारे स्टॉक्स में हम जबरदस्त उछाल देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, ये सभी तेजी के साथ कारोबार करें। बैंक निफ्टी 450 अंकों से ऊपर है। गेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में देखिए क्या तेजी लौट आई है। एसबीआई, पीएनबी तेजी के साथ। वेदांता, जिसे हम देख रहे हैं कि चाइना में जिस तरह के सिचुएशन है उसका दबाव उठा रहा है, लेकिन आज तेजी में। हिंडाल्को भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, 4.5% को बस छूने ही वाला है। टाटा मोटर्स में भी तेजी है। गेल, एसबीआई, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स सभी हरे निशान में आ गए। मारुति सुजुकी भी जबरदस्त तेजी दिखा रही है। चाइना, बाजार का मूड एकदम बदल गया, एकदम पलट गया है। आप इसे कैसे देख रही हैं? इस रिकवरी को आप कितनी टिकाऊ मान रही हैं? टिकाऊ लग रही है क्योंकि बहुत बड़े दायरे से बाजार आगे बढ़ रहा है।
देखिए, मेरा मानना है कि अभी फिर भी मार्केट सेल ऑन रैलीज है और अगर ये 7,500 को अच्छी तरह से क्रॉस करके उसके ऊपर रहता है तो ही मेरा मानना है कि फिर से जैसे ट्रेंड रिवर्सल होगा। अभी तो फिर भी थोड़ा ऊपर में मेरे हिसाब से अच्छे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए। तो बाजार में हम देख रहे हैं जबरदस्त तेजी लौटते हुए, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं बाजार में लगी सेल की, क्योंकि बाजार का मूड एक दिन रहता है ऊपर की तरफ तो 2 दिन रहता है नीचे की तरफ। और ऐसे में कौन से वो शेयर्स हैं जिनमें हम देख रहे हैं कमाई का मौका, समझते हैं। मेरे साथ शाइना बनी हुई है। शाइना, जेएम फाइनेंशियल एक स्टॉक है जिस पर मैं आपकी राय चाहूंगी, क्योंकि हमने इसमें 24% की गिरावट हम देख चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसे अभी खरीदारी करना चाहिए जिस तरह के प्राइसेस में हमें डिस्काउंट दिख रहे हैं जेएम फाइनेंशियल में? देखिए, हाँ, जेएम फाइनेंशियल में यहाँ से अगर खरीदें तो 35 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे आपने बोला, बहुत ही यहाँ से मतलब फॉल हुआ है स्टॉक में, और अगर ये स्टॉप लॉस लगाते हैं, मतलब 38.5 इसका 1 साल का लो है, तो वो अगर मेंटेन कर पाता है तो हो सकता है कि ये रिटर्न अच्छा मिले, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो बहुत ही लो थे और अभी हमने जैसे लास्ट क्वार्टर में देखा अभी नंबर्स काफी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो जो क्वार्टर के नंबर्स आना चाहिए वो काफी अच्छे होना चाहिए, इसलिए ये लेवल पे होल्ड करे तो अच्छा है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। स्टॉप लॉस के साथ जेएम फाइनेंशियल में होल्ड की सलाह दे रही हैं। लेकिन शाइना, इस वक्त हम कुछ पीएसयू बैंक्स में भी देख रहे हैं कि जबरदस्त गिरावट का सामना कर रही हैं। उनमें से एक बैंक आपके सामने रखना चाहूंगी, इंडियन बैंक, और आपकी सलाह चाहूंगी कि क्या इंडियन बैंक आपको पसंद आ रहा है? इसमें ऑलमोस्ट हम 23% की गिरावट सिर्फ इस जनवरी के महीने में देख चुके हैं। इंडियन बैंक खरीदा जाए? यहाँ से डेफिनेटली देखिए, ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग में मेरा पॉजिटिव रुझान नहीं है। बेसिकली वहां पर प्रॉब्लम्स एज ए ओवरऑल सेक्टर आई एम सेइंग कि यहाँ पर मेरा सेल ऑन रैली टाइप ऑफ रिकमेंडेशन है। यहाँ पर अगर जो एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम है वो एक है, दूसरी बात है दैट एक्चुअली उनका जो ग्रोथ है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज इफ यू सी उनका जो गवर्नमेंट होल्डिंग है उसको अगर बेचना होगा, गवर्नमेंट को कैपिटलाइज करना होगा, तो ही इनका ग्रोथ फ्यूचर में हो सकता है। आफ्टर हैविंग सेड दैट, जो आपने पूछा है स्पेसिफिकली इंडियन बैंक का सवाल, वो जैसे आपने बताया बहुत ही गिर चुका है विद अदर बैंक्स। ये लेवल पे मेरे हिसाब से होल्ड है और यहाँ से मेरे हिसाब से 95 का अच्छे से बाउंस आ सकता है। तो बेसिकली इट इज अ सेल ऑन रैली, इट इज नॉट सेल एट करंट लेवल्स। और 85 का जरूर स्टॉप लॉस लगाइए और 95 का अगर टारगेट मिलता है तो एक बार सेल कर दीजिए। और एक और स्टॉक जिसमें हम देख रहे हैं 24% की गिरावट, और वो है एचसीसी। एचसीसी खरीदारी का मौका दिख रहा है आपको शाइना? देखिए, एचसीसी में वन कैन एक्चुअली होल्ड द स्टॉक, खरीदारी भी कर सकते हैं, बट ये क्या बोलते हैं ट्रेडिंग स्टॉक जैसे है, तो इट इज नॉट अ पोर्टफोलियो स्टॉक। बट यहाँ से अगर खरीदे तो मेरे हिसाब से यू कैन गेट इजिली अबाउट 23 रुपीज, 23 रुपया आपको मिल सकता है। यहाँ से अच्छा अपसाइड है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ कंपनी में डेट बहुत ही हाई है, तो उस हिसाब से अनलेस दे मॉनिटाइज सम ऑफ द एसेट्स, जैसे अभी उनका लवासा का प्रोजेक्ट है उसका आईपीओ निकले, या उनका जो रोड प्रोजेक्ट्स है उसको वो मोनेटाइज बेच के जैसा भी किया है लेटली, तो और भी प्रोजेक्ट्स को अगर वो एन्युटी प्रोजेक्ट्स को निकल जाए उससे और मोनेटाइज करे तो फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी में डेट में थोड़ा कमती हो सकता है। बट अगर आप देखें तो डेट इज अ बिग प्रॉब्लम, वो जरूर कोशिश कर रहे हैं और उनका बैलेंस शीट भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में, कैश प्रॉफिट्स में वो फिर से थोड़ा बहुत ये साल से लौट रहे हैं, 2015 से स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत कैश प्रॉफिट, तो उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस है, बट एट द सेम टाइम इट इज अ ट्रेडिंग बेट। तो एक बार अगर है होल्ड है तो फिर उसमें 23 रुपीज में आप यू कैन सेल, बट अभी तो वो होल्ड है। राइट नाउ होल्ड 23 रुपए पर आप सेल कीजिए एचसीसी को। ये है राय शाइना की। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं, लेकिन ये सेल जारी है क्योंकि कई ऐसे शेयर्स हैं जो मिल रहे हैं जबरदस्त डिस्काउंट में बाजार में, और क्या आपको इन्हें खरीदना चाहिए, यही राय लेकर हम अभी हाजिर हो रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर।
जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी सभी हरे निशान पे हैं। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं जबरदस्त उछाल और इसी अच्छे मूड को कंटिन्यू करते हैं और आपके लिए कुछ कमाई के टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बाजार में हमें कई स्टॉक्स में दिख रहा है जबरदस्त डिस्काउंट और इस सेल में आप कहां करें खरीदारी। शाइना मुकादम मेरे साथ बनी हुई है। शाइना, इंफ्रा स्पेस की कंपनी जीएमआर इंफ्रा, इस पर आपका व्यू चाहूंगी। 23% की गिरावट दिख रही है और इस डिस्काउंट में क्या हम जीएमआर इंफ्रा को खरीदें लंबी अवधि के लिए? स्टॉप लॉसेस क्या रखने चाहिए? जीएमआर इंफ्रा को यहाँ पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 12 रुपए पे लगाइए। बेसिकली यहाँ पर वो जो फिर से ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंपनी है, बहुत बड़ा डेट है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि डेट को रिड्यूस करें। उन्होंने अभी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया था और दूसरी बात है उनका जो एयरपोर्ट्स है, अगर उसका आईपीओ निकाले, मोनेटाइज करें तो और रियल एस्टेट को मोनेटाइज करें तो बैलेंस शीट इंप्रूव हो सकता है। ये भी एक एकदम स्मॉल कैप स्टॉक है। इट इज अ रिस्की स्टॉक in terms of price movement, but at the same time मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस 12 का लगाइए तो यहाँ से रिटर्न जरूर मिल सकता है और यहाँ से टारगेट रहेगा 15 से 17 रुपया में एक बार निकल सकते हैं। बीएफ यूटिलिटीज एक स्टॉक है जिसमें हम देख रहे हैं 23% की ही गिरावट। क्या बीएफ यूटिलिटीज खरीदा जाए, पोर्टफोलियो में शामिल करना अभी के वक्त में सही रहेगा? बीएफ यूटिलिटीज अभी नहीं खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। लोअर लेवल पे अगर चाहे तो वो खरीद सकते हैं। समझो 460 रुपए के लेवल पे अगर मिलता है तो अच्छा रहेगा। वैसे ये ग्रुप अच्छा है, जो ये कंपनी मतलब जो मैनेजमेंट है अच्छा है, बट एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में है और रोड प्रोजेक्ट्स में है। वहां पर उनके चेन्नई फ्लड्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है। सो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट लोअर लेवल पे ही जरूर खरीदिए। ये लेवल्स पे मेरे हिसाब से सेल बनेगा। अपर लेवल पे आप बेच के निकल जाइए। शिक्षा के स्पेस से जुड़ी एनआईटी टेक्नोलॉजी जिसने अपने नतीजे भी पेश किए, इनके नतीजों पर आप कैसे देखा आपने एनआईटी टेक्नोलॉजी को, और क्या इसमें जिस तरह का हम डिस्काउंट देख रहे हैं 16% का डिस्काउंट है, यानी 16% की गिरावट सिर्फ जनवरी के महीने में एनआईटी टेक्नोलॉजी में हमने देखी है, खरीदा जाए शाहिना इसको? देखिए हाँ, जैसे अभी Q3 के नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे, उस हिसाब से वो स्टॉक बहुत ही गिर चुका है। मेरे हिसाब से ये लेवल अभी खरीदने का लेवल बन चुका है। 460 काफी अच्छा मतलब इट्स अ गुड सपोर्ट लेवल फॉर द स्टॉक। और अगर आप प्योर वैल्यूएशंस भी देखें तो इट इज जस्ट अबाउट 14 टाइम FY17 अर्निंग्स। तो इट इज बिटवीन मिड कैप एंड लार्ज कैप आईटी और मेरे हिसाब से उनका जो गिरावट है उसके बाद यहाँ से बाय कर सकते हैं और ऊपर में टारगेट मेरा 520 का रहेगा। बैंकिंग स्पेस पर एक स्टॉक आंध्रा बैंक का मैं देख रही हूं जिसमें हम 23% की गिरावट देख रहे हैं। शाइना, कहां 31 दिसंबर को ये स्टॉक 65 रुपए के आसपास था, आज 50 के लेवल को छू रहा है, 52 के आसपास चल रहा है और इसमें जो गिरावट हम देख रहे हैं 23% की गिरावट है। मुझे पता है आपको बैंकिंग स्पेस आप बहुत फूक फूक कर कदम रखती है, लेकिन क्या आंध्रा बैंक को खरीदा जाए? देखिए अगर आप बाय कर रहे हैं तो ट्रेडिंग बाय है, तो डेफिनेटली अभी ये लेवल पे होल्ड ही है और यहाँ से मेरे हिसाब से अभी जो 49 रुपीज है वो उसका अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है और उसको अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखें तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मेरा टारगेट रहेगा 59 रुपीज। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर का जो नंबर्स थे वो लास्ट 2 क्वार्टर्स इनफैक्ट वो काफी एसेट क्वालिटी जो है स्टेबलाइज होते हुए दिख रही है ये बैंक की, और उनका जो नेट एनपीए है वो अप्रोक्सीमेटली 2.95% के लेवल पे काफी सस्टेन कर रहा है। तो आई थिंक कि ये क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे ही होना चाहिए और प्राइस टू बुक अबाउट 1 टाइम है, तो उस हिसाब से होल्ड करके 59 का टारगेट रख सकते हैं। 59 का टारगेट दे रही है आंध्रा बैंक में बाय की सलाह। जिस तरह के डिस्काउंट में आंध्रा बैंक नजर आ रहा है इसे खरीदिए, लेकिन क्या खरीदा जाए यूनिकेम लैबोरेटरीज को जिसमें हम 19% की गिरावट देख चुके हैं सिर्फ जनवरी के महीने में? शाइना, यूनिकेम शामिल किया जाए इसे? नहीं, मैं यूनिकेम ये लेवल पे नहीं खरीदने की राह दूंगी, बिकॉज बेसिकली वैसे ठीक है नंबर्स ठीक होना चाहिए। जो एक्सपोर्ट्स है ज्यादा उनके काफी एक्सपोर्ट्स है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ रेवेन्यूज उनके एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है इन सब मार्केट जैसे यूएस मार्केट में, पर जो दूसरे मार्केट्स है जैसे रशिया यूरोप है वहां पे उनका प्रॉब्लम्स है। तो उस हिसाब से अगर खरीदना है तो लोअर लेवल पे ही खरीदे। मेरे हिसाब से ये लेवल पे नहीं खरीदना चाहिए। अगर बाउंस होता है
सो 230 इज अ गुड लेवल टू सेल। मेरे हिसाब से अगर खरीदना है तो नीचे के लेवल्स पे खरीदना चाहिए। तो इट्स बेसिकली अ सेल एट बाउंस। ओके, सेल एट बाउंस। इंतजार करें 230 पे यूनिकेम को बेचें और नीचे जाने का इंतजार करें, तभी इसे खरीदारी करें। शाहीना मेरे साथ बनी हुई है, स्टॉक्स की लगी हुई है सेल, जबरदस्त गिरावट हमें दिख रहा है कई स्टॉक्स में, और क्या इन्हें आपको खरीदना चाहिए? इसी सवाल के जवाब के साथ हम हाजिर होंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकर। वेलकम बैक। सौदा आपका में आज लगी हुई है, जबरदस्त सेल दिख रही है, गिरावट कई काउंटर्स में, और क्या ये गिरावट आपके लिए है खरीदारी का मौका? और ऐसा ही एक स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन का। शाहीना मेरे साथ है। शाहीना, आपको क्या लगता है 25% के डिस्काउंट पर है, यानी 25% की गिरावट इसके प्राइसेस में दिख रही है, खरीदा जाए इसे? हाँ, यहाँ पर खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से शॉर्टर टर्म में 75 रुपीज़ का ये जो बाउंस है वहाँ पर हमको मिल सकता है। ज़रूर स्टॉप लॉस 60 रुपीज़ का लगाइए, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अगर हमने देखा है लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में वो अपने सब्सक्राइबर बेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, जैसे सिस्टमा, एयरसेल, उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मर्जर्स है। और दूसरी बात, दूसरे साइड पे जो उनका मेजर प्रॉब्लम है वो डेट का बहुत ही हाई डेट है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं with its tie-up with spectrum sharing with Jio। तो इस हिसाब से ओवरऑल फंडामेंटल्स कम्युनिकेशन में शाहीना माफ कीजिएगा, हमारे पास इतना ही वक्त था आज। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौदा आपका में मेरे साथ आज इतना ही, मुझे ये इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी बाजार में कहाँ है एक्शन, हमारे शो कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।